हेलो। ठीक है। बोले ठीक है तो बोलते हैं बिंदास। क्या बोली थी? हाँ, बिंदास दिख भी रही है। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए ग्रेजुएशन होने तक बिंदास रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ घर है? बेतिया। कितना दिन हुआ है पटना में? 15-20 दिन है। तब तो अभी तब ठीक है। तब ठीक है। ऊपर में क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तू लोग क्या कर रहा है यार? ऊपर में काहे नहीं रहता है? ऊपर में क्या क्लास डिस्टर्ब हो रहा है? कहाँ काम चल रहा है? और बगल में? ओ। ओ। काम चल रहा है? कितना दिन काम चलता है जी? इधर भी चल रहा है? तरीका। अच्छा, थोड़ा सा जो है ज्यादा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए ऊपर वाले लोग। ठीक है। ड्रिल मशीन का बहुत ज्यादा आवाज। ओ। इस सबको कहनेयों वाला कोई नहीं ना है। जानते हैं। इस सबको अगर कहने जाएंगे तो लड़ना शुरू कर देता है। देखिए, जो लोग पटना के होंगे, देखिए ऐसे सब लोग खराब नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग खराब जरूर होता है। समझे? जैसे आप ही स्टूडेंट में सब स्टूडेंट खराब थोड़े हैं। लेकिन आप में से कुछ खराब जरूर है। समझे? तो वही पटना में मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इस एरिया में आप रहते हैं, सबको बिना मेहनत का पैसा मिल जाता है। जैसे मकान मालिक, मतलब घर बना दिया है। घर बनाने में भी तो सिर्फ पैसा लगाया होगा, मेहनत तो उसका लगाने होगा। उसको रेंट आता है, बिना मेहनत का पैसा मिलता है, एकदम टर रहता है। उससे जाकर के बात कीजिएगा, मतलब अजीबो गरीब तरीका से बात करेगा। मतलब पटना के मकान मालिक की अगर आप बात, सब के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ के बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब इतना उसके इनकम का स्रोत स्टूडेंट है। लेकिन वो स्टूडेंट को जो है ना, भेड़ बकरी मानता है। अरे सही बता रहे हैं हम आपको। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रकार से रूम ओनर के लिए लक्ष्मी हुए। समझ गए? आप देते हैं ना जी पैसा मंथली। समझे? तब लेकिन अब क्या कीजिएगा? वही मान लिया जाए कि यहाँ पे लाइन लगा दीजिएगा, तब इस सबको मिर्ची लगता है। जैसे आप लोग लाइन में लगते हैं ना, तो इस सबको खूब मिर्ची लगता है। लेकिन वो सब अपना काम करवाएगा। अभी ड्रिल मशीन से काम करवा रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, कहने जाइएगा तो आप ही से लड़ जाएगा। तो उससे कह करके भी जो है, देखिए, समझाया किसको जाता है? जो समझने वाला है। और जो समझने वाला है ही नहीं, जो एकदम हुरमुट है। हुरमुट समझते हैं ना? तो जो समझने वाला है ही नहीं, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो है, जब राजेंद्र प्रसाद जो है बाराती जा रहा था, बगल में खड़ा होकर के पढ़ाई कर लिए थे। समझ गए? उनको पतो नहीं चला कि बाराती गया है। तो उसी प्रकार से जो है आप लोग जो है थोड़ा सा ड्रिल मशीन पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए और हमारी बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि काम तो रोकेगा है नहीं। अपना रूम ओनर का होता, इसका होता तो हम तो रुकवा देते हैं। लेकिन अगल बगल वाला का है तो उसको हम थोड़े रुकवा सकते हैं? नहीं रुकवा सकते हैं। यहाँ के रूम ओनर का होता तो हम तो रुकवाइए देते हैं। समझ गए? तो खैर छोड़िए अब। आइए अब पढ़ते हैं। जितना हम लोग पढ़े हैं वहां से आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और आज लगभग पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए? प्रयास करते हैं आज खत्म कर देने का।
तो अब देखिए भारत एक परिचय नामक चैप्टर में जो थोड़ा बहुत जो है आ, क्या कर रहा है जी। सुनिए तो साउंड बढ़ा दे, है साउंड बढ़ा दो जी। इसका भी एक लिमिटेशन न होता है, सब चीज का लिमिटेशन होता है। देखिए क्या हुआ, देखिए अब जो है दो तीन चीज और जानना है हम लोगों को यहां पर, दो तीन चीज और जानना है। तो यहां पर हम खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत। अरे इसका कुछ करवाइए, इनको है नहीं जी। देखिए ना अगल बगल में, थोड़ा देर के लिए कहिए रुकेगा। है। है। ऐसे में कैसे पढ़ा पाएंगे, आप लोग को भी नहीं सुनाई दे रहा है। सब अपना अपना टोपी खोल लीजिए तो चलिए, अब मैनेज तो करना ही पड़ेगा, मैनेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि राजतंत्र तो है नहीं और हम राजा तो हैं नहीं कि जो आदेश देंगे वही होगा, ऐसा तो नहीं है। राजतंत्र में वैसा होता था, राजा जो आदेश देता था वही होता था। देखिए भारत, अब हम लोगों को तट रेखा, तट रेखा के बारे में जानना है। तट रेखा, तो तट रेखा के बारे में जो जानना है, मतलब आप सब लोग ये बात जानते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। गुजरात राज्य समुद्री सीमा बनाता है, महाराष्ट्र राज्य समुद्री सीमा बनाता है, गोवा कर्नाटक राज्य समुद्री सीमा बनाता है, केरल राज्य समुद्री सीमा बनाता है। तो एक चीज देखिएगा, गुजरात का जो समुद्री तट है, गुजरात का जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट को हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का जो समुद्री तट है, इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण, कोंकण तट कहते हैं। फिर कर्नाटक का जो समुद्री तट है, इसको कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, इसको हम लोग कन्नड़ तट या केनरा तट, कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं हम लोग। फिर केरल का जो तट है, इसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, केरल का जो तट है इसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो भारत के जो ये तमाम राज्य है,
जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है। हर राज्य के समुद्री तट को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें गुजरात के समुद्री तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं, गुजरात के समुद्री तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहते हैं। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो वास्को डी गामा था, वह सबसे पहले मालाबार तट पर ही आया था। अब आप जो केरल है और इधर लक्षद्वीप है, केरल राज्य है, केरल राज्य के पश्चिम में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो केरल राज्य और लक्षद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है, जो सागरीय भाग है, इस सागरीय भाग को हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर यानी लक्षद्वीप सागर की अवस्थिति अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप सागर की जो अवस्थिति है, मतलब लक्षद्वीप सागर जो स्थित है, लक्षद्वीप सागर केरल और लक्षद्वीप के बीच में है, या यूं कहे मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। अब एक तो सीधे सीधे इस बात को याद रखना है, किस राज्य के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। एक तो सीधे सीधे इस बात को याद रखना है कि किस राज्य के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ये जो समुद्री तट है, कभी काल ये भी पूछा जाता है, इन समुद्री तट में सबसे उत्तर में स्थित तट कौन है। जैसे देखिए क्या कहेगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं और डायरेक्शन आप जानते हैं, डायरेक्शन आप जानते हैं, ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा। तो अब आप क्वेश्चन सुनिएगा, निम्न में से सबसे उत्तर में स्थित समुद्री तट कौन है। अब ऑप्शन में दे दिया काठियावाड़, कोंकण, केंद्रा, मालाबार। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। तो एक तो किस समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है उसको तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ कौन सबसे उत्तर में है, मतलब इसको क्रमवार तरीका से भी चीजों को याद रखिएगा। अब इसके बाद जो तमिलनाडु राज्य का समुद्री तट है, ये तमिलनाडु राज्य के समुद्री तट को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य के समुद्री तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु राज्य के समुद्री तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। फिर जो आंध्र प्रदेश का समुद्री तट है, इस समुद्री तट को हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और फिर ओडिशा राज्य का जो समुद्री तट है, इसे हम लोग उत्कल तट कहते हैं, इसे हम लोग उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। तो जैसे पश्चिमी भाग में अलग अलग राज्य में समुद्री तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत के पूर्वी भाग में अलग अलग राज्य में समुद्री तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और ओडिशा के तट को उत्कल तट हम लोग कहते हैं। तो इसमें भी सबसे उत्तर में कौन है या सबसे दक्षिण में कौन है, इस बात को भी जो है आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, आप जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं, आप जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में आप जो समुद्री तट है, उस समुद्री तट को देखिए। यह भारत का समुद्री तट है, पश्चिमी तट पर भारत का यह समुद्री तट है। तो ये जो भारत का समुद्री तट है, क्या ये सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी है? सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी है।
यहीं पर देख लीजिए ना, गुजराती में तो देख लीजिए ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी है। फिर इधर पूर्वी तट पर आप देखिए, ये भारत का समुद्री तट है। ये भारत का समुद्री तट है। तो जब हम लोग पूर्वी तट पर भी भारत के समुद्री तट को देखते हैं तो ये भी टेढ़ी मेढ़ी है, और पश्चिमी तट पर भी जो समुद्री तट है वो भी टेढ़ी मेढ़ी है। तो भारत का जो समुद्री तट रेखा है, भारत का समुद्री तट रेखा सीधी नहीं है, बल्कि भारत का समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। भारत का समुद्री तट रेखा सीधी नहीं है, बल्कि भारत का समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अब जो भारत का टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा है, इस टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, उसे हम लोग कहते हैं आधार रेखा, या अंग्रेजी में बेस लाइन कहते हैं। अंग्रेजी में बेस लाइन कहते हैं। एक बार फिर से आप इस बात को समझिएगा। एक बात तो मानचित्र को देख करके काफी स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा कि भारत का जो समुद्री तट रेखा है वह सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। तो भारत के टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, उसे हम लोग कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। और ये आधार रेखा और भारत के समुद्री तट रेखा के बीच में जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग को कहते हैं आंतरिक जल। ये जो जल है, इस जल को कहते हैं हम लोग आंतरिक जल। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। आंतरिक जल, आंतरिक जल कहते हैं। अब देखिएगा, भारत से बंगाल की खाड़ी लगा हुआ है, भारत से अरब सागर लगा हुआ है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर लगा हुआ है। तो क्या पूरा हिंद महासागर पर भारत का अधिकार है? पूरा बंगाल की खाड़ी पर भारत का अधिकार है? पूरा अरब सागर पर भारत का अधिकार है? नहीं। आपका अधिकार, आपका अधिकार क्षेत्र जो होता है एक निश्चित सीमा तक होता है। आपका जो अधिकार क्षेत्र होता है एक निश्चित सीमा तक होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप अपने गांव में हैं, अपने गांव में कैसे तुरंत मार कर लेते हैं, किसी से भी नहीं कर लेते हैं। दूसरे के गांव में जाकर के मार करने में डर लगता है कि नहीं लगता? लेकिन कुछ हिम्मतबाज लोग होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि कौन गांव में हम हैं। मतलब वो एक्सेप्शनल केस है, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन एक सामान्य तौर पर आप सोचिए ना, एक समान मानव, जैसे अभी हम ही देखिए ना, अभी तो तुरंत हम बोले हैं, अगर इस बिल्डिंग में काम लगा हुआ होता तो हम बंद करवा देते, क्योंकि हम इस बिल्डिंग के ओनर के रेंटर हैं, और हमको डिस्टर्ब होगा तो हम ओनर को बोलेंगे कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। तो वो मान भी जाएगा क्योंकि हम उसके रेंटर हैं। लेकिन अगल बगल वाला का हम रेंटर थोड़े हैं, वो थोड़े बात मानेगा। तो वही बात है, वो दूसरा काम करने लगा होगा, ठीक है, माना उना न है, आप भरम में मत रहिए, समझे। पटना के रूम ओनर को हम बढ़िया से जानते हैं, समझे। आप लोग जो झेल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लोग हैं, हम ही नहीं कह रहे कि सब खराबे है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कोऑपरेटिव है, समझे। लेकिन अधिकतर वही है, सब पटना का रूम ओनर सब तो रूम के आगे जो है चप्पल गिनता है, समझे, चप्पल गिनता है कि मतलब अगर डबल है, 3 गो चप्पल अगर है तो आकर के देखेगा 3 गो कौन है। ये बात है, ये सही बात है, नहीं सही बात। चलिए तो समझिएगा आप, तो ऐसा नहीं है कि पूरे समुद्र पर, जैसे हिंद महासागर पर ही या बंगाल की खाड़ी पर ही या अरब सागर पर ही भारत का ही अधिकार है, नहीं।
लेकिन हां, एक निश्चित सीमा के भीतर समुद्री भाग में भारत का अधिकार है। एक निश्चित सीमा के भीतर समुद्री भाग में भारत का अधिकार है। तो अब एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, एक होता है संलग्न क्षेत्र मंडल, और एक होता है अनन्य क्षेत्र मंडल। तो अब एक होता है आपको प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, एक होता है संलग्न क्षेत्र मंडल, और एक होता है अनन्य क्षेत्र मंडल, एक होता है अनन्य क्षेत्र मंडल। अब देखिए, जो प्रादेशिक जल सीमा है, संलग्न क्षेत्र मंडल है, अनन्य क्षेत्र मंडल है, इन सभी का निर्धारण आधार रेखा से होता है। प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य क्षेत्र मंडल, इन सभी का निर्धारण अगर देखा जाए तो इन सभी का निर्धारण आधार रेखा से होता है। आधार रेखा, और आधार रेखा अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं, समझे हैं ना? तो आधार रेखा, तो आधार रेखा से इन सभी का निर्धारण होता है। अब आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील है। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील है, और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। अब समझिएगा आप, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील है, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील है, और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। और एक बात आप जानिए, 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री हिस्सा होता है, 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री हिस्सा होता है, उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। जैसे अगर आप हिंद महासागर की ही बात करें, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का जो हिंद महासागर का इलाका है, हिंद महासागर के उस इलाका पर विश्व के सब देश का एक समान अधिकार है। उस इलाका पर भारत का भी उतना ही अधिकार है, बांग्लादेश का भी उतना ही अधिकार है, ऑस्ट्रेलिया का भी उतना ही अधिकार है, अमेरिका का भी उतना ही अधिकार है, चीन का भी उतना अधिकार है। और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो वहां पर अपना क्रियाकलाप करेगा। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, यहां पर शक्ति, पावर, सब कुछ पावर है। पावर है, सब कुछ है, पावर नहीं है तो कुछ नहीं है, समझ गए? और पावर आता है पैसा से, पैसा से, समझे? तो इसलिए जो है खूब पैसा कमाइए, समझे? पैसा रहेगा, पावर अपने आ जाएगा। पैसा से पावर को खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। अच्छा, सब चीज में हाँ, दालों में हाँ, भातों में हाँ, चोखों में हाँ, लेकिन पैसा का महत्व है। चलिए ठीक, अब समझिएगा। तो जो है प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र मंडल 24 नॉटिकल मील, अनन्य क्षेत्र मंडल 200 नॉटिकल मील, और ये सब का निर्धारण आधार रेखा से हुआ। ये सब का निर्धारण आधार रेखा से हुआ। अब यहां पर आप लोग बोले थे ना रुक गया है, हम क्या बोले? कोई दूसरा काम करने लगा होगा, फिर से उसको जरूरत हुआ तो वो अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आप समझिएगा, यहां पर 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील की अगर हम लोग बात करें तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर,
1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। जैसे एक मील, गौर कीजिएगा इस बात पर, जैसे समझिएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मील बराबर 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। उसी प्रकार से 1 नॉटिकल मील, उसी प्रकार से 1 नॉटिकल मील बराबर 1.824 किलोमीटर या 1.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 1.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 1.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये भारत का आधार रेखा है। आधार रेखा से अगर देखा जाए तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा प्रादेशिक जल सीमा है। ये पूरा का पूरा प्रादेशिक जल सीमा है। आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील का एरिया है, ये पूरा का पूरा प्रादेशिक जल सीमा है। फिर प्रादेशिक जल सीमा के बाद संलग्न क्षेत्र मंडल, और संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। तो अब संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। तो अब 24 नॉटिकल मील में से 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक जल सीमा ही है। तो प्रादेशिक जल सीमा के बाद अगर संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई देखी जाए तो प्रादेशिक जल सीमा के बाद संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है। ऐसे संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है, लेकिन उसमें 12 तो प्रादेशिक जल सीमा ही हो गया। तो प्रादेशिक जल सीमा से अलग अगर संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई देखी जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई है 24 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, सॉरी 12 नॉटिकल मील। अब देखिएगा होता क्या है जानते हैं। जैसे एक बात आप समझिए, एक एग्जांपल आप समझिएगा। जैसे आप अपने घर में हैं, आपको सब अधिकार मिलेगा, जो करना है करते रहिए। फिर मान लिया जाए कि आप अपने ससुराल जाइएगा, थोड़ा अधिकार आपका सीमित हो जाएगा। फिर मान लिया जाए कि आप कहीं और गए मतलब आप अपनी बहन के ससुराल गए, वहां पर आपको थोड़ा और कम अधिकार मिलेगा। फिर मान लिया जाए कि आप अपने दोस्त के ससुराल गए, वहां पर थोड़ा और कम अधिकार मिलेगा। मतलब ये अधिकार हम रहन सहन खाना पीना के संदर्भ में बोल रहे हैं। जैसे अपना घर में जैसे रहना है रहिए, नंगा रहना है, कपड़ा पहन के रहना है, हाफ पैंट में रहना, जैसे रहना है आप रहिए, जो खाना है आप खाइए। लेकिन मान लिया जाए कि आप ससुराल जाइएगा, थोड़ा ठीक से न रहिएगा और थोड़ा ठीक से खाइएगा भी, मतलब ताकि सामने वाले को लगे नहीं कि हमको खाने का भी ढंग नहीं हो, नया है। ऐसा नहीं होता है जी, होता है ना, एकदम होता है। तो वही उस संदर्भ में हम आपको समझा रहे हैं। आपका तो दिमाग एकदम, आप लोग का दिमाग तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चलता है। तो सुनिए, समझिए, अब यहां पर समझिएगा। तो जो प्रादेशिक जल सीमा वाला इलाका होता है ना, इस पर पूरा अधिकार होता है भारत का, और इस समुद्री इलाका में भारत सब कुछ कर सकता है। यानी ये समुद्री इलाका, इस समुद्री इलाका में भारत का पूरा अधिकार होता है। इस समुद्री इलाका में प्रादेशिक जल सीमा में भारत का पूरा अधिकार होता है। मतलब ये एक प्रकार से भारत का ही क्षेत्र हुआ। यहां पर भारत के मछुआरे मछली निकाल सकते हैं,
यहां पर भारत के नागरिकता संबंधी कानून लागू होते हैं। इस क्षेत्र में जो खनिज संसाधन मिलेगा उस पर भारत का अधिकार होगा। फिर उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा के बाद जो संलग्न क्षेत्र मंडल है, यहां पर भारत को थोड़ा कम अधिकार मिलेगा। फिर संलग्न क्षेत्र मंडल के बाद जो अनन्य क्षेत्र मंडल है, वहां पर थोड़ा और कम अधिकार मिलेगा। लेकिन अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो समुद्री इलाका है, वहां पर विश्व के सभी देशों को एक समान अधिकार प्राप्त है। वहां पर विश्व के सभी देशों को एक समान अधिकार प्राप्त है। तो अब यहां पर हमने आपको बतला दिया है कि प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। फिर संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। वही अनन्य क्षेत्र मंडल की अगर हम लोग बात करें तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। और अगर अनन्य क्षेत्र मंडल को हम लोग देखें तो आधार रेखा से इसकी लंबाई 200 नॉटिकल मील है। लेकिन अगर प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई हम लोग देखें तो प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 188 नॉटिकल मील। और अगर संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई देखें तो 176 नॉटिकल मील। 176 नॉटिकल मील। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे इसमें क्या है महाराज, घटाना तो है। यानी यहां से यहां तक आप पहुंचिए गए हैं तो अब पूरा 200 है, और यहां से यहां पहुंच गए हैं तो यहां से यहां की दूरी नहीं समझ रहे हैं। इसमें कुछ है जी, है, समझ गए हैं ना? और ये अधिकार के निर्धारण को लेकर के प्रादेशिक जल सीमा, अनन्य क्षेत्र मंडल, संलग्न क्षेत्र मंडल का निर्धारण हुआ है कि मतलब ई नहीं, अगर किसी देश के साथ समुद्र लगा हुआ है तो वो देश कहेगा कि नहीं पूरा समुद्र पर हमरे अधिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समुद्र के एक निश्चित सीमा तक, उस समुद्र के एक निश्चित सीमा तक समुद्र से सटे देश का अधिकार होगा। लेकिन उस निश्चित सीमा के बाद जो है उस समुद्र के ऊपर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होगा। समझे? समझे ना? तो यहां पर प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है, अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, यह बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना गुरुजी लोग? लिखिए। आ जाइए, आ जाइए। देखिए, खुश रहिए। देखिए, रंजीत कुमार हैं, इनका जो है एसएससी जीडी में रंजीत कुमार हैं और सारण के रहने वाले, सारण न हो, सिवान, सिवान, सिवान के रहने वाले हैं, रंजीत जी हैं। और ये जो हैं बिहार एसआई बैच 2023 के छात्र रहे हैं और तीसरा बैच के छात्र रहे हैं। तीसरा बैच बिहार एसआई का शाम में 5 से 7 चलता था, समझ गए? उसी बैच के जो है रंजीत जी छात्र हैं। इनके पास कार्ड भी है, कार्ड भी दिखा रहे थे, कार्ड भी जो है अब देखिए ये इनका कार्ड है, समझ गए? रंजीत कुमार का कार्ड है। शाम में 5 से 7 बैच के थे। ऐसे बिहार एसआई की ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन और बिहार एसआई के अंतर्गत 1275 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया था उसकी तैयारी ये कर रहे थे, लेकिन उसमें जो है इनका नहीं हो पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक एग्जाम में अगर आपका नहीं हो पाया है तो फिर दूसरा या तीसरा या चौथा एग्जाम में आपका नहीं होगा। आप अगर ईमानदारी से पढ़िएगा ना तो ठीक है, आपका एक एग्जाम में नहीं हुआ है, दूसरा किसी न किसी एग्जाम में हो जाएगा, दूसरा में नहीं होता, तीसरा किसी न किसी एग्जाम में आपका हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो। ईमानदारी का यही महत्व होता है, समझ गए? और इनका फाइनल सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में हुआ है और सीआरपीएफ मिला है और रांची में जो है ये ज्वाइनिंग करने जा रहे, रांची ही ना, रांची में ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली होना चाहिए।
और इनके पिताजी नहीं है, समझे, इनके पिताजी नहीं हैं और इनके भाई इनके पढ़ाई में सहयोग किए हैं और करना भी चाहिए। ऐसे आज का जो युग है, इस युग में सामान्य तौर पर भाई मदद नहीं करता है, सामान्य तौर पर नहीं मदद करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब भाई एक जैसा है, सब भाई एक जैसा नहीं है, कुछ भाई अच्छे भी हैं, समझ गए। तो जैसे आप लोग भी, आप लोगों को भी किसी न किसी को उसका भाई निश्चित तौर पर पढ़ा रहा होगा, समझ गए, होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो बस यही कहेंगे कि जैसे इनके भाई ने अपना फर्ज निभाया है, उसी प्रकार से है कल के डेट में जो है आप जाकर के अगर अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपको भी जो है फर्ज निभाना चाहिए, समझ गए। अरे अपना लोग मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, अपना लोग को मदद करना ही चाहिए। लेकिन कभी कभार जो होता है अपना लोग भी मदद नहीं करता है, तो जब अपना लोग भी मदद नहीं करता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो ज्वाइनिंग लेटर फाड़े भी नहीं, हम भी नहीं है फाड़ेंगे, समझ गए। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आपको। और संस्थान जो है इन्हें सम्मानित कर रहा है और आगे जो है इनको ये बोले हैं कि आगे हम बिहार एसआई, मेरा ड्रीम है, तो आगे जो है बिहार एसआई के भी तैयारी में ये लगे रहेंगे और इनको संस्थान के तरफ से जो है बैच भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। काहे कि पुराने स्टूडेंट है, देखिए हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि एकदम नींबू को इतना निचोड़े कि वो उसमें जो है तीतापन आ जाए, वैसा नहीं है। आप अगर एक बार एडमिशन ले लिए हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हम आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे, समझ गए। ये नहीं कि आप एक बार एडमिशन ले लिए, दोबारा लीजिए, तिबारा लीजिए, फलना बैच में, चिलना बैच में। अरे कोई भी एक बैच में पढ़िए, सब बैच में तो हम ही और बिट्टुए झा पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़े तीसरा कोई पढ़ाता है। तो वही सब चीज, किसी बैच में थोड़ा कम, किसी बैच में थोड़ा ज्यादा, और क्या, और तो कुछ अंतर होता नहीं है, समझ गए। तो यही है, तो इनको जो है संस्थान सम्मानित भी करेगा। ये मिठाई खिलाएंगे, लेकिन जानते हैं हम तो, अरे नहीं, बात क्या है जानते हैं, आप लोग समझते नहीं ना। खैर प्यार से तो खिलाइएगा तो हम खाइए लेंगे। हम नीचे में इनको बोले थे कि आप मिठाई, बाप रे इतना खिलाइएगा, आधा तोड़ के खिलाइएगा, आधा तोड़ के खिलाइएगा, ना ना उतना नहीं खाएंगे। हाँ 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 हाँ, देखिए आप आए, बहुत अच्छा लगा। क्या जी, रुके पहले मिठाई खा लेते। हाँ ढूंढ लीजिए आप भी। देखिए और और इनको जो है बिहार एसआई का पहला वाला बैच ले लीजिए, क्योंकि उस बैच में मैक्सिमम चीज हो गया। आप तो इसी बार की वैकेंसी को टैकल कीजिएगा, आपको पहले पढ़े हुए भी हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहला वाला बैच इनको दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मैं रंजीत कुमार सिवान जिला का रहने वाला हूं। मैं सर के साथ दरोगा बैच में ऑफलाइन ज्वाइन किया था, लेकिन सर का ही बदौलत जीके जीएस मेरा अच्छा हुआ। तो आज दरोगा में तो नहीं हुआ, लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू मेरा सीआरपीएफ में हो गया। मेरा सीआरपीएफ में सर के ही चलते हमारा 20 में 17 नंबर सही हुआ है, 18 बनाए थे, एक गलती हुआ था। तो यही कहना चाहेंगे कि सर जो पढ़ाते हैं वही फॉलो कीजिए। हम लोग भटक जाते हैं थोड़ा, दूसरा कोई किताब पढ़ने लगते हैं, दूसरा नोट पढ़ने लगते हैं और उसमें हम लोग उझल जाते हैं।
लेकिन सर का जो नोट्स है, जो क्लास पढ़ाते हैं वो पढ़िएगा, काफ़ी है। उसके लिए आपको जीके जीएस मन पूरा मजबूत हो जाएगा। मेरा उसी से हुआ है, इसीलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और दूसरा क्वेश्चन नहीं है। और मेरा ड्रीम था कि मैं दरोगा की तैयारी करता था, दरोगा हुआ, लेकिन दरोगा में नहीं हो पाया, तो जीडी में हुआ। तो अब तो लोग जानते ही हैं कि आप लोग पहला कोई जॉब, पहला प्यार या पहला जॉब छोड़ने का मन नहीं करता है। इसीलिए मेरा भी पहला है, ज्वाइन करूँगा और उसके बाद तैयारी करते रहूँगा सर से ऑनलाइन जुड़कर। और दूसरा क्या कहेंगे, और हम तो फौज में जा रहे हैं, मेरा चाचा का लड़का भी 2 फौज में है, मैं तीसरा अपने घर का फौज में जा रहा हूँ। तो मैं फौज के नाते अपने भाई लोग के लिए एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, जो सर के माध्यम से बोलूँगा। बहुत सारा भटकाव होता है, कुछ दिन मेरा भी हुआ था, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ। लेकिन बाद में सर से ज्वाइन किए तो सर आप लोग के क्लास में बोले होंगे या नहीं बोलेंगे, हमके क्लास में बोले थे दरोगा में, मोबाइल से और रिश्तेदार और पर्व त्योहार से दूर रहना चाहिए। तीसरा चीज़ है जो, और क्या बोले आप लोग जानते हैं, प्यार मोहब्बत, ये सब से दूर रहना चाहिए। आप प्योर सिलेक्शन ले लीजिएगा, ये गारंटी है। सर की कोचिंग में आ गए, जीके जीएस माने परफेक्ट है कि आपको मजबूत हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि एक सर जो कह दे रहा हूँ, और सर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, हम लोग लड़का हैं, थोड़ा भटकाव तो हो जाता है। तो मैं कहूँगा उसके लिए कि क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी तेरे दफन के लिए। क्यों मरते हो इस बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी तेरे दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो इस वतन के लिए, तुम्हारा महबूबा भी दुपट्टा उतार दी तेरे कफन के लिए। बस इतना ही कहूँगा। लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लिखिए, लिखिए तो गुरुजी सब। लिखिए। आगे लिखिएगा। तटरेखा, तटरेखा, हेडिंग मारिएगा, तटरेखा, तटरेखा, तटरेखा। लिखिएगा। नीचे से स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज लिखिएगा। गुजरात के समुद्री तट को गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट, गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है गुरुजी सब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को 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 कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट को
कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट को कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। कन्नड़ या केनरा तट कहते हैं। नेक्स्ट, केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। 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 नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। नेक्स्ट, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। यहां पर जानते हैं आपको एक मानचित्र बना लेना चाहिए, ठीक है। तो नीचे में थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, वहां पर आप मानचित्र बना लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं करना है। करना यह है कि राज्य दर्शा देना, लिख देना है काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र दर्शा देना, लिख देना है कोंकण तट, और कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? बना लीजिएगा ना, क्या होगा जानते हैं? मतलब जब आप दोबारा पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। समझे बात को? तो जहां पर ये बात लिखा है ना, उसके जस्ट नीचे आपको एक मानचित्र ड्रॉ कर लेना चाहिए। यही, उसमें कुछ नहीं करना है, बस राज्य को दर्शा करके लिख लेना है, फलना फलना तट है, फलना फलना तट। बात समझे? अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, भारत की समुद्री तट रेखा नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, भारत की समुद्री तट रेखा, भारत की समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। भारत की समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। भारत की समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। उसी में भारत की समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को जो सीधी रेखा इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को जो सीधी रेखा इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को जो सीधी रेखा
आपस में मिलाती है। इस टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, आपस में मिलाती है, उसे उसे आधार रेखा कहते हैं। उसे आधार रेखा कहते हैं। उसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा और आधार रेखा और आधार रेखा और भारत के समुद्री तट के बीच, आधार रेखा और भारत के समुद्री तट के बीच, आधार रेखा और भारत के समुद्री तट के बीच, आधार रेखा और भारत के समुद्री तट के बीच जो जलीय भाग है, जो जलीय भाग है, जो जलीय भाग है, उसे उसे आंतरिक जल कहते हैं। उसे आंतरिक जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, कोमा संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील। और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। और अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील है। 200 नॉटिकल मील है। 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री हिस्सा होता है उसी में 200 नॉटिकल मील के बाद का 200 नॉटिकल मील के बाद का जो सागरीय भाग होता है, 200 नॉटिकल मील के बाद का जो सागरीय भाग होता है, 200 नॉटिकल मील के बाद का जो सागरीय भाग होता है, उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, प्रादेशिक जल सीमा से, अगला पॉइंट, प्रादेशिक जल सीमा से प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई, प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 12 नॉटिकल मील है। प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 12 नॉटिकल मील है। प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रादेशिक जल सीमा से, नेक्स्ट पॉइंट,
प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई, प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई, प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 188 नॉटिकल मील है, 188 नॉटिकल मील है, 188 नॉटिकल मील है, 188 नॉटिकल मील है। और संलग्न क्षेत्र मंडल से, और संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई, और संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई, अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 176 नॉटिकल मील है, 176 नॉटिकल मील है, 176 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट पॉइंट, एक नॉटिकल मील बराबर लगभग, नेक्स्ट पॉइंट, एक नॉटिकल मील बराबर लगभग, एक नॉटिकल मील बराबर लगभग, एक नॉटिकल मील बराबर लगभग, एक नॉटिकल मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। समझे न हो? देखिए, अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बाकी, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है, समझे? तो अब सुनिए, कल शनिवार है, हम बता दे रहे हैं एक सैटरडे करंट होगा, उसके अगले सैटरडे टेस्ट होगा, फिर उसके अगले सैटरडे करंट होगा, फिर उसके अगले सैटरडे टेस्ट होगा। यानी प्रत्येक 15 दिन पर करंट और प्रत्येक 15 दिन पर एक टेस्ट होगा। अब सुनिए है तरीका, सुनिए, कल आप आइए, कल सबसे पहले ज्योग्राफी के पहला चैप्टर में जो बचा खुचा चीज है आधा घंटा लगेगा, पहला चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद करंट पढ़ा देंगे और विदा कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद ज्योग्राफी के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, अरे सुनो न यार, हर बैच में, अब टारगेट बैच में जो ऑब्जेक्टिव दिया वो तुम लोग के बैच में भी वही देंगे। आप लोग अपने मन से कोई भी स्टडी मटेरियल मत खरीदिएगा, जब तक हम ना बोले तब तक नहीं खरीदना है, जब हम बोल दे तब खरीदिए, ऐसे मत खरीदिए, समझे? तो ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को पहला चैप्टर का हम देंगे, कौन देना है वो हमको पता है। तो ऑब्जेक्टिव कल खत्म करके ऑब्जेक्टिव अवेलेबल करवा देंगे, आप एक बार पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव बना करके आइएगा। अगले क्लास में जब आएंगे तो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिर दूसरा चैप्टर में इंटर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो यही है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, नहीं होगा, काहे होगा? है नहीं होगा तो है क्लास कीजिए, धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। करंट होगा, ठीक है? तो ठीक है, इतना समझ में आ गया है? आइए याद कीजिए, गुजरात के समुद्री तट को क्या कहते? महाराष्ट्र के समुद्री तट, कर्नाटक के समुद्री तट, केरल के समुद्री तट, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा सागर? लक्षद्वीप। तमिलनाडु के समुद्री तट, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट,
ओडिशा के समुद्री तट। भारत की समुद्री तट रेखा सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी? टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्रमंडल, अनन्य क्षेत्रमंडल का निर्धारण कौन रेखा से होता? कौन रेखा से? आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल मील? कितना नॉटिकल मील? संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई, अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील ना। इसके बाद आगे बताइएगा, प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई कितना नॉटिकल? 12 ना। आगे, प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 188 नॉटिकल मील, और अनन्य क्षेत्रमंडल से संलग्न क्षेत्रमंडल से अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 176 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.8 किलोमीटर। 1.8, ठीक है ना? चलिए, तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल मिलते हैं। कल इस चैप्टर को ओम नमः स्वाहा कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रुक जाइए सब लोग, तो आप ही लोग ना पहले निकलते हैं, आज हमको निकलने दीजिए पहले, ठीक है?